इम्प्योरिटी कंडक्टिविटी। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं। पहले भी जब आप पढ़ते हैं तो मैं आपको कई दफ़ा बीच में बताती हूँ कि इसमें इम्प्योरिटी नहीं होगी। ये जो है हमारे पास अगर कोई सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, कोई होते हैं जिनको हम कहते हैं कि एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। तो ये सारे क्या डिफरेंस होते हैं ये अभी हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। तो इम्प्योरिटी का मतलब जो होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ जो है गड़बड़ की है हमेशा, या कुछ ऐसी चीज़ें याद ऐड की है उसमें कि मटेरियल में जो इम्प्योर है। इम्प्योरिटी का यहाँ जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उसमें आपके पास क्या होता है इम्प्योरिटी के कॉन्सेप्ट में कि आप इम्प्योरिटी का मतलब है कि अगर एक तरह के आइटम्स हैं, जैसे एक कोई मटेरियल बनाया आपने और सिलिकॉन के सारे हैं, तो उसमें अगर आप कोई और डाल देते हैं जैसे बोरॉन उसमें डाल देते हैं, तो बोरॉन वहाँ पे क्या एक्ट करेगा, इम्प्योरिटी एक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको क्या बता रहे हैं, सर्टेन इम्प्योरिटीज एंड इम्परफेक्शन drastically affect the electrical property of a semiconductor। यानी जो इम्प्योरिटीज आप ऐड करेंगे और इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस भी हो सकती हैं, वो भी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह की होंगी। वो ड्रेस्टिकली क्या करेंगे, यानी कि बहुत एक शार्प जो है वो चेंज शो करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो सेमीकंडक्टर की होंगी। अब ये बच्चों को पता है कैसे होती हैं, पहले तो खैर आपको इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज का तो बता दिए, इम्परफेक्शंस का मैं आपको ज़रा शो कराती हूँ, एक मिनट रुक के। देखिए गर्ल्स, इसमें से खासकर इसमें आप देख रहे होंगे डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, यही आपके पास इम्परफेक्शंस हो सकती हैं। इसमें इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और दूसरा नॉन स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो स्टोक्यूमेट्रिक कह रहे हैं कि स्टोक्यूमेट्रिक डिफेक्ट्स जो होंगे उसमें क्या होगा, वैकेंसी डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, और फ्रंटल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट्स आप मटेरियल्स जब पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे तो तब उसमें देखेंगे। लेकिन उसमें आप ये चीज़ देख लें, वैकेंसी डिफेक्ट का ये होता है कि आपके सारे एटम्स सेट हों, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एटम मिसिंग हो, तो मिसिंग एटम यहाँ पे एक वैकेंसी है, यानी एक एटम आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सेल्फ इंटरस्टिशियल। तो इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल वैकेंसी से थोड़ा डिफरेंट होता है। इंटरस्टिशियल बीच में जैसे कोई खाली स्पेस हो ना, बीच में कोई एटम आके बैठ जाए, अब जैसे बीच में, अब ये जो जगह है, अब जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं स्पेसेस तो हैं, लेकिन ये इतनी स्पेसेस नहीं है कि हम वैकेंसी कहें, ये किसी एटम की जगह खाली नहीं है, ये वैसे ही बीच में कुछ स्पेसेस हैं। तो इस तरह की स्पेसेस में जब कोई एटम आ जाए तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कोई एटम आ गया। ठीक है, और ये देखिए आपके पास, अब इसमें भी ये भी आपके पास क्या है, इम्परफेक्शंस में ही आता है कि आपके पास एक मटेरियल था, इसमें आपने देखा कि एक ये आपके पास यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, वैकेंसी का मतलब है यहाँ मिसिंग एटम है, ये जो ब्लैक कलर के एटम शो किए हमें यहाँ पे, ये ब्लैक कलर का एटम नहीं है। फिर आपने देखा कि ये एटम की कोई पोजीशन तो नहीं थी जहाँ पे एक रेड कलर का एक एटम आ गया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कि हमारे पास इम्प्योरिटी तो है, इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है एटम कोई और किसी और मटेरियल का है, लेकिन ये हमारे पास वैकेंट पोजीशन वाली साइड पे नहीं है, तो इसे हम कहेंगे इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी आई हुई है, जिसने इंटरस्टिशियल साइड ली हुई है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखें सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी भी आई हुई है। अब जो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी है वो आप देख रहे हैं कि जो आपका नॉर्मल साइज एटम था उससे भी उसने ज़्यादा जगह ली हुई है, तो आप खुद से एक कोई चीज़ एटम बीच में लेके आएंगे और वो किसी वैकेंट पोजीशन प्लस ये ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया कवर करे, तो उसे आप कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। इम्परफेक्शंस बहुत सारी हो सकती हैं। अब ये सारी इम्परफेक्शंस जो भी तक हमने पिक्चर्स में देखी, ये इम्परफेक्शंस की टाइप हैं। जैसे इंटरस्टिशियल, ये भी यानी बहुत सारे एटम होना, उनके बीच में किसी एक्स्ट्रा का एटम आ जाना बगैर किसी पोजीशन जगह के प्लेस के, तो आप उसे कहेंगे इंटरस्टिशियल। ये भी इम्परफेक्शन है किसी मटेरियल की। या अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो भी आप कहते हैं कि ये आपके पास इम्परफेक्शन है। तीसरा आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन। वैकेंट यानी कोई भी बड़ा आइटम आप इतना लेके आ गए, नॉर्मल साइज के आइटम से वो डिफरेंट है, और ना सिर्फ वो वैकेंसी वाला ले रहे हैं, वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे, ये खुद ब खुद आप बीच में लेके आए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि वो एटम का बिग साइज, ये सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस में आती हैं आपके पास, इम्परफेक्शंस पे आती हैं।
और इन इम्परफेक्शन से आपका जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। देखिए, सर्टेन इम्प्योरिटीज, अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं या इम्परफेक्शन है तो वो क्या करेंगे, ड्रेस्टिकली इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेमीकंडक्टर। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप ये कहें कि कोई आपने इम्प्योरिटी या इम्परफेक्शन की तो उससे सेमी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ अच्छी हुई हैं। हो सकता है कि आपके पास इम्प्योरिटी या इम्परफेक्शन की वजह से सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो इन्हेंस होने के बजाय जो है वो कम हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ये चीज़ें जो है ना आपने कब नोटिस करनी होती हैं, जब आप अपना मटेरियल जब आप रिसर्च करेंगे, ठीक है, एमफिल में, तो हम देखेंगे जब मटेरियल सिंथेसाइज करेंगे उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी करेंगे, कोई ना कोई इम्प्योरिटीज आप ऐड करेंगे। ठीक है, खुद से ऐड करेंगे या फिर आप जब काम करेंगे आप देखेंगे कि कोई इम्प्योरिटी आ गई जिसकी वजह से आपके पास प्रॉपर्टीज जो है वो वेरी कर गई। यानी जो भी आपने मटेरियल लिया होगा उसकी कोई स्टैंडर्ड आपने या पहले उसकी अगर हुई हुई है तो आप उसकी कंपेयर कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। डोपिंग क्या है आपके पास? द एडिशन ऑफ एन इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा हुआ है एफएससी में। डोपिंग ये होता है आपके पास कि आपने क्या करना होता है, सेमीकंडक्टर के एटम्स हैं आपके पास, आपने उसमें क्या करना है, कोई इम्प्योरिटी एटम उसके अंदर डाल देना है। जब इम्प्योरिटी एटम उसके अंदर डाल देंगे, यानी आप जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप सिलिकॉन के एटम बहुत सारे आपके पास पड़े हुए हैं। ठीक है, ये सारा, अभी अगर मैं मटेरियल की बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ इसमें सारे सिलिकॉन के एटम है, बीच में आप क्या करते हैं, कोई बोरॉन का एटम भी डाल देते हैं। तो ये जो इम्प्योरिटी एटम का बीच मटेरियल के बीच आना, ये एक्चुअली क्या है, डोपिंग है। ठीक है, डोपिंग ज़्यादातर मटेरियल्स की इसीलिए की जाती है ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ को बेहतर बनाया जा सके। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे उन्होंने बताई हुई है। एडिशन ऑफ बोरॉन टू सिलिकॉन इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 boron atom to 10 raised to power 5 silicon atoms increases the conductivity of your silicon at room temperature by a factor of 10 raised to power 3। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आप कितने आपके पास सिलिकॉन के एटम हो, 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 का मतलब समझ रहे हैं कि आपके पास इतने अगर सिलिकॉन के एटम हो, उसमें आपने क्या करना है, एक आपने बोरॉन का ऐड कर देना है। एक बोरॉन का ऐड करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थी वो इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, 10 raised to power 3, यानी 1000 टाइम बढ़ गई है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिर्फ एक बोरॉन बीच में ऐड करने से। ठीक, तो यहाँ पे आप देखें कि डोपिंग से कितना फायदा हो रहा है। डोपिंग से हमने अगर एक एटम ऐड कर दिया सिलिकॉन में, तो उससे सिलिकॉन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा इनहेंस हो गई है जिसकी रेशियो 10 raised to power 3 है। In a compound semiconductor, a stoichiometric deficiency of one constituent will act as an impurity। अभी मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास स्टोकियोमेट्रिक डेफिशिएंसीज भी हो सकती हैं, जिसमें हमने देखा कि डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं या वैकेंट पोजीशन भी हो सकती है। तो उसमें अगर इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं, उसमें डेफिशिएंसी यानी कि वैकेंट पोजीशन भी इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट कर सकती है। ठीक है, जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो, कंपाउंड सेमीकंडक्टर आपके पास कौन से हो सकते हैं, यानी एक तो एक इंट्रिंसिक, जैसे सिलिकॉन वगैरह की बात करें आप, कंपाउंड जो होगा उसमें बहुत सारे एलिमेंट जो है वो क्या होंगे, मिल के क्या बना रहे होंगे, एक सेमीकंडक्टर बना रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे में आप कहेंगे कि कंपाउंड सेमीकंडक्टर में है, और वहाँ कोई अगर किसी एटम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो क्या एक्ट करेगी, इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करेगी वहाँ पे। नो वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर silicon and germanium both are tetravalent and can form 4 bonds with its nearest neighbors। अच्छा, आपके पास जो होता है ये सेमीकंडक्टर्स यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ इनकी बात करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि इनकी जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये आप डोपिंग या ये चीज़ करते हैं। और दूसरी बात, आपको एक बात बता दूं कि ये जो अभी तक वैसे स्टार्ट में ना इन पे बहुत काम हुआ है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम पे। अभी की जो न्यू रिसर्च है उसमें यही कहा जा रहा है कि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से भी कोई आप एफिशिएंट मटेरियल लेके आए, क्योंकि ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं या इनके थोड़े अगर ड्रॉबैक्स आ जाते हैं तो हम उसको भी ओवरकम कर लें। तो न्यू रिसर्चर्स इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर एक अरसे से इन पर काम हुआ,
आपकी बुक भी ओल्ड ऑफ कोर्स इसमें इसीलिए अभी इसमें इसी के बारे में है। और ये फोर्थ ग्रुप से हैं, तो ये इनके outermost शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। इसीलिए इधर लिखा हुआ है कि बोथ आर टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि उनकी वैलेंसी क्या है? 4। अब उनके outermost शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है वो 4 बॉन्डिंग नेबर एटम्स अगर उनके आते हैं तो उनके साथ कितनी बॉन्डिंग बनाएंगे? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे नेबर एटम के साथ, ठीक है। तो बारी बारी हम देख लेते हैं डोनर स्टेट्स और डोनर्स। द इम्प्योरिटी एटम्स विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो इम्प्योरिटी एटम डोनेट करेंगे उन्हें हम कहेंगे डोनर इम्प्योरिटीज, ठीक। इसको देख लेते हैं कि ये कैसे होगा हमारे पास। When a pentavalent impurity atom is added or substituted in the lattice in place of a normal atom, there will be one valence electrons from the impurity atom, and left over after the 4 covalent bonds are established with the nearest neighbors. That is, after the impurity atom has been accommodated in the structure with a little disturbance as possible. Impurity atoms that can give up on one electron are called donors. जी, ये अभी आप बात करें जर्मेनियम और सिलिकॉन की, जिनकी आउटरमोस्ट शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी हमने बात किया कि हम जर्मेनियम या सिलिकॉन की बात करें और जिनके आउटरमोस्ट में हमारे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और अगर ये हम ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, वो इन चारों के इसके उसको पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी अगर हम ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा? पेंटावेलेंट का मतलब है कि आपके पास ऐसी इम्प्योरिटी है जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा। ये अब पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के इलेक्ट्रॉन है, इसने क्या किया? कोवेलेंट बॉन्डिंग बना दी जो 4 जर्मेनियम के वैलेंस शेल में थे, ठीक है। तो 8 आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन पेंटावेलेंट इसका मतलब है जो इम्प्योरिटी आपने ऐड की थी उसके 5 थे तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाना है। 4 के साथ तो बॉन्डिंग होगी, एक उसका क्या हो गया? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया, ठीक है। तो यही वो आपको बता रहे हैं कि बाकियों के साथ तो वो नॉर्मल के साथ बना लेगा, लेकिन एक आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा और वो एक्स्ट्रा क्या होगा? वो भी मटेरियल को मिल रहा होगा। इसीलिए हम इम्प्योरिटी एटम को क्या कहेंगे? ऐसे इम्प्योरिटी एटम्स जो क्या करें? इलेक्ट्रॉन दें, यानी ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया होगा वो दे रहे होंगे और उससे प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रही होंगी मटेरियल की। तो ऐसे मटेरियल्स को हम इम्प्योरिटी एटम्स को क्या कहते हैं? डोनर्स। क्या हैं वो? डोनर्स। अच्छा, ये इसका एक फिगर है जो आपकी किटल की बुक में बनी हुई है, फिगर 19, आप वहां से भी देख लीजिएगा। देखिए सिलिकॉन के सारे एटम थे यहाँ पे प्रेजेंट, और हमने क्या किया कि कोई डिफरेंट जैसे अर्सेनिक एटम हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये पेंटावेलेंट है आपके पास, इसको जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड किया तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके टोटल 5 हैं, लेकिन यहाँ पे तो आपको बॉन्डिंग नजर आ रही है कि 4 की बॉन्डिंग बनी हुई है। ऐसे ही है ना? इसीलिए अभी जैसे अर्सेनिक है, इसके 4 तो बॉन्ड बन गए, इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुआ हुआ है, ठीक है, कोवलेंट बन के। तो आपके पास क्या हुआ? कोवलेंट बनने के बाद अब इस अर्सेनिक का एक अभी यहाँ पे है ही नहीं, इसने 4 के साथ तो बॉन्डिंग कर दी। 5वां इलेक्ट्रॉन इसका कहाँ है? ये है, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो इसने क्या दिया? इस मटेरियल को दे दिया, इसीलिए हमने कहा कि ये डोनर है। और जब उसने अपना इलेक्ट्रॉन ये दिया, उसके तो टोटल वो इलेक्ट्रॉन में था ना, उसने लूज किया, और लूज करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया अर्सेनिक के ऊपर, और ये आपके पास यहाँ पे मटेरियल में नेगेटिव एक आया हुआ है, ठीक है। देखिए इसके साथ लिखा भी हुआ है एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्सेनिक एटम, यानी जो एक फालतू इलेक्ट्रॉन था वो मटेरियल में कैसे घूम रहा है, और क्योंकि अर्सेनिक ने लूज किया तो यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी देख लेते हैं। फिगर 19 किटल, यानी किटल की बुक में आप चैप्टर 8 की फिगर 19 देखेंगे तो चार्जेस एसोसिएटेड विद आर्सेनिक इम्प्योरिटी एटम इन सिलिकॉन आपको शो किया गया कि यहाँ पे इनकी वजह से जो एक्स्ट्रा चार्जेस की बात है वो कैसे शो की हुई है। आर्सेनिक हैज़ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आर्सेनिक जो है उसमें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट। बट सिलिकॉन हैज़ ओनली 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन सिलिकॉन में टोटल कितने? 4 हैं, ठीक है। और आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए भी किसी भी एटम में कितने चाहिए होते हैं? 8 चाहिए होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों। Thus 4 electrons on the arsenic form tetrahedral covalent bonds similar to silicon,
यानी टेट्राहेड्रल जो है ना, ये उसकी शेप की बात बता रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की। वो 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे आर्सेनिक के, वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेंगे सिलिकॉन के साथ, एंड द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। और फिफ्थ जो आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन था जो अब रह गया है, वो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा, जो यहाँ पे है। द arsenic atom is called a donor because when ionized it donates an electron to the conduction band। इसीलिए हम आर्सेनिक एटम को क्या कहेंगे कि ये डोनर के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है, और जब हम आयनाइज्ड करेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के लिए यूज होगा। ठीक है। और स्ट्रक्चर हैज ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द इम्प्योरिटी एटम विच हैज लॉस्ट वन इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि फिगर में जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, जो तो आप देख रहे हैं कि जो इम्प्योरिटी एटम था यानी आर्सेनिक, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक शो हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दिया है इस मटेरियल को। Latest constant studies have verified that pentavalent impurity enter the lattice by substitution for normal atom and not in interstitial positions। अब अब क्योंकि आपको यहाँ से इंटरस्टिशियल का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, वो क्या कह रहे हैं कि लेटेस्ट कांस्टेंट स्टडीज जब की गई तो उसमें कहा गया कि इम्प्योरिटी एटम जब किसी भी लेटेस्ट में ऐड होंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐड होंगे। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन किसकी? नॉर्मल एटम्स की, और ना कि इंटरस्टिशियल पोजीशंस पे आएंगे। जैसे यहाँ पे देखें बच्चों, कि अगर मैं कहती कि आर्सेनिक जो है ये सिलिकॉन ही रहता, ये क्या रहता आपके पास? सिलिकॉन। ये हम कहते हैं कि लेट्स सपोज ये सिलिकॉन ही रहता, और आर्सेनिक में बीच में यहाँ कहीं लिख देती ना, तो तब इसका मतलब था कि ये इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आया आर्सेनिक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास आर्सेनिक जो है वो प्रॉपर उसने कौन किसकी जगह ली है? सिलिकॉन की जगह ली है। जैसे यहाँ था सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन ने आना था, तो उसने एक नॉर्मल एटम की जगह यहाँ पे ले ली है। ठीक है। और जब नॉर्मल एटम की जगह हम आपका इम्प्योरिटी एटम आ जाए तो आप कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया, ना कि इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आया। Crystal as a whole remains neutral because the electron remain in the crystal। अरे ओवरऑल आप अगर क्रिस्टल की बात करें ना इस पूरे की, तो आप कहेंगे कि आपके पास एज ए होल ये न्यूट्रल है। ठीक। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास अभी जो इलेक्ट्रॉन है ये इसने लूज किया, तो ये पॉजिटिव इसकी जगह आ जाएगी वैल्यू। ठीक है। और जो इसने लूज करके इलेक्ट्रॉन दिया वो भी अभी क्रिस्टल के अंदर ही है, वो यहाँ से कहीं बाहर नहीं गया। ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल आपके पास क्रिस्टल आपको क्या फील हो रहा होगा? यहाँ पे नजर आ रहा है आपको कि ये न्यूट्रल ही होगा, जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव। ठीक है। यही अगर आप क्वेश्चन है ना, आपको याद होगा जब एफएससी में थे तो आपका एक सवाल हमेशा पूछा जाता था कि आपके पास जो पी टाइप है और जो एन टाइप है वो आपके पास एज ए होल क्या होगा? उसका फिर आप आंसर देते थे कि वो एज अ होल क्या रहता है? न्यूट्रल रहता है। ठीक है। आप कहते थे कि पी टाइप के ऊपर उनका होता था कि पी टाइप के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह एन टाइप का पूछा जाता था, या फिर न्यूट्रल होगा, तो उसका आंसर आप हमेशा देते थे कि न्यूट्रल होगा, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। है तो मटेरियल पी टाइप जैसे मतलब उसमें ज्यादा होल होंगे। ठीक है। इसी तरह एन टाइप में आप कहते थे कि आपके पास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ठीक है। मतलब आप उस तरह नहीं कह सकते थे कि पी टाइप पे सिर्फ पॉजिटिव होगा और एन टाइप पे नेगेटिव, नहीं। एज ए होल मटेरियल की बात करेंगे तो उस पर क्या होगा? आपके पास सिर्फ जो है चार्ज न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे भी जो भी आपको क्रिस्टल की बात बताई है, ये भी इसी तरह इसकी बल्कि यहाँ पे अच्छी एक्सप्लेनेशन है जो आपको पता चल रही है कि कैसे होगा। अच्छा, इसके बाद हम्म इसके बाद जो है ना, इसमें क्या बता रहे हैं आपको कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से आया है वो क्या करेगा? मूव्स इन द पोटेंशियल V is equals to E by epsilon naught R of the impurity ion, where E in a covalent crystal is the static dielectric constant of the medium। सिंपल, आपको अगर पोटेंशियल की इक्वेशन याद हो तो वो क्या थी? वो आप लेते थे के हिसाब से, अगर लें तो आप लेते थे कि के क्यू बाय आर। यूँ थी आपके पास पोटेंशियल की इक्वेशन। ठीक है। अगर के की फॉर्म में नहीं लिखते, अभी सिर्फ हम 2 पाई और वो सारे फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि आपके पास एप्सिलॉन नॉट की टर्म में लिखे हैं तो आपके पास क्या होगा? चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये आपके पास ये बन जाएगा, और यार तो ये आपके पास एक पोटेंशियल बन रहा है। ठीक है। ये वाली इक्वेशन ये इसी पोटेंशियल से आई है। इसमें कह रहे हैं कि अगर आपके पास
इम्प्योरिटी आयन जो है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उस पर क्या कोलम्बिक पोटेंशियल लग रहा होगा, कूलम्ब पोटेंशियल, जो इसके इक्वलेंट होगा। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया कि सिंपल आपका जो रिलेशन आपने एफएससी में पढ़ा है वहां से आया हुआ है। और जो आपके पास ये है एप्सिलॉन, ये क्या आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, किसमें? स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपके पास जो कोवेलेंट क्रिस्टल में। कोवेलेंट क्रिस्टल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपके पास अभी जो आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डाली तो उसकी वजह से जो नॉर्मल एटम्स थे उसके साथ उसने क्या की? कोवेलेंट बॉन्डिंग की। तो इसलिए आप इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्रिस्टल आपके पास क्या है? कोवेलेंट क्रिस्टल है। और उसमें जो आपके पास आपने पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आपके पास स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के तौर पे एप्सिलॉन एक्ट कर रहा होगा। The factor 1 by epsilon takes account of the reduction in the Coulomb force between charges caused by the electric polarization of the medium। अगर आपको याद हो तो आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन था वो आपके पास क्या होता था? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता था एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और एप्सिलॉन आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी होती थी। तो उसमें आप कहते थे कि जो अगर फ्री स्पेस का मतलब होता था कि अगर आपने किसी भी एक मटेरियल से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करानी है तो वो मटेरियल में से डायरेक्टली पास कर जाएंगे अगर फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस का मतलब है बीच में कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है तो इसका मतलब है कि इतनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास नहीं करने देगा, बल्कि एज ए बैरियर के तौर पे काम कर रहा होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिड्यूस कर रहा होगा कि सारी की सारी पास नहीं करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वही वाला कॉन्सेप्ट आया कि आपके पास यहाँ पे जो ये 1/, इसको एप्सिलॉन नॉट ना करिएगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन है। तो कहते हैं कि अभी भी ये इसका भी यही कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे कि ये आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो टर्म है यहाँ पे रिड्यूस करी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। This treatment is valid for orbit large in comparison with the distance between the atoms and for slow motion of the electrons such that orbital frequency is low in comparison with the frequency corresponding to the energy gap। यानी कि ये जो आपके पास सिचुएशन है ना, जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक की बात की है, ये आपके पास सिर्फ तभी वैलिड होगी जब आपके पास ऑर्बिट्स क्या हो? लार्ज हो, यानी डिस्टेंस बिटवीन एटम जो है वो क्या हो? ये दो डिस्टेंस एटम्स के बीच कम हो लेकिन ऑर्बिट्स जो बन रहे हैं उनके लार्ज हो और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन हो, तो तब आपके पास ऐसी सिचुएशन हो रही होगी। और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा आपके पास? ऑर्बिटल फ्रिक्वेंसी उसकी क्या हो जाएगी? वो भी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द एनर्जी गैप। क्योंकि स्लो मूविंग होने की वजह से एक फुल रोटेशन फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपके पास? फ्रिक्वेंसी आपके पास यही होती है ना, अगर साइन की फॉर्म ले तो आप कहते हैं कि पर सेकंड हम देखते हैं कितने साइकिल पास किए। लेट्स सपोज इतने मैं कहती हूँ पर सेकंड पास किए, फिर पर सेकंड में अगर देखती हूँ कोई एक और फ्रिक्वेंसी तो उसमें इतने सारे साइकिल पास किए हुए। इसका मतलब है इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, इसी तरह अगर आप सर्कल में लेते हैं फ्रिक्वेंसी तो आप कहते हैं कि पर सेकंड ये एक ही राउंड कंप्लीट हुआ है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे कह देते हैं पर सेकंड आपने कितने किए राउंड, ये, तो इसका मतलब है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या ज़्यादा है, इसकी क्या है कम है। ठीक है, तो अब आप जब आपके पास ऑर्बिट्स का रेडियस ही वो क्या होगा? लार्ज होगा। अगर लार्ज रेडियस होगा यानी अगर आप बड़ा रेडियस लेते हैं तो वो देर से आके कंप्लीट करेगा, इसके बजाय अगर छोटा होगा तो जल्दी जल्दी इसके साइकिल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो बैंड गैप वाली जो सिचुएशन होगी वहाँ पे साइकिल्स फ्रिक्वेंसी जो होगी वो ज़्यादा होगी। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच डिस्टेंस कम होने की वजह से और ऑर्बिट लार्ज होने की वजह से वहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन जो स्लो मूव करें उनकी वजह से फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम हो गई, इससे एनर्जी गैप वाली फ्रिक्वेंसी से। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि डोनर इलेक्ट्रॉन्स जैसे अभी आपने बता दिया ना, मैंने अर्सेनिक की बात की, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात की, तो आप याद रखिएगा कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में कौन कौन से आइटम आते हैं। जैसे यहाँ फास्फोरस, अर्सेनिक और जो है एंटीमनी आपके पास शो किए हुए हैं। ठीक है, सिंबल आए हुए हैं। तो ऐसा एमसीक्यूज भी आ सकता है कि आप बताएं कि डोनर एलिमेंट्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं। तो फिर डोनर एलिमेंट्स आपको पता चल जाएगा कि भाई इस इसमें से, क्योंकि ये पेंटावेलेंट है तो इनमें से हो सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में भी लिखे हुए, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया नोट्स में, डिटेल की बुक से भी आपने देख लेना है ताकि एमसीक्यू ये वाला आपका जो है गलत ना हो।